नमस्कार दोस्तों, मेरी एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1958। जैसे कि आपको सुनने में ही लग रहा है प्रोबेशन, तो सबसे पहले हमें प्रोबेशन का मतलब पता चाहिए और ऑफेंडर का मतलब पता होना चाहिए, तभी हम इस एक्ट को पढ़ पाएंगे। प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1958। तो भाई, ऑफेंडर क्या होता है? जिसने ऑफेंस किया है वो तो ऑफेंडर हो गया, ठीक है। अब प्रोबेशन क्या है? वो प्रोबेशन उस चीज को कहा जाता है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसने ऑफेंस किया है और उसको छोड़ दिया जाता है उसके सही व्यवहार के लिए, तो उसे यहाँ पे प्रोबेशन कहा गया है। तो इसीलिए कहा गया प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1958। मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि जिसका आचरण ठीक है, अच्छा है, वो अच्छे से बिहेव कर रहा है और अपने आप को रिफॉर्म कर रहा है, तो उसको छोड़ देना कोर्ट के द्वारा, ठीक है। तो उस चीज को इसमें डिस्कस किया गया है, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर। मतलब अच्छा, जो कैदी अच्छा बर्ताव कर रहा है और उसको छोड़ देने के एक्ट को प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट कहते हैं। तो अभी हमें समझ आ चुका है हम पढ़ने क्या वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं कि वो क्रिमिनल्स जिनका व्यवहार अच्छा है तो उन्हें किस बेसिस पे छोड़ा जा सकता है, एक चीज ये, और प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट क्या कहता है, इसके अंदर क्या क्या चीजें कवर होती हैं। तो इसको हम शुरू करें उससे पहले हमें एक चीज समझ लेनी चाहिए, हेट द क्राइम। हमें क्राइम से हेट करना चाहिए बट नॉट द क्रिमिनल। तो जो हमारे कानून है वो इसी तरह से बनाए गए हैं कि हम क्राइम से तो हेट करें लेकिन क्रिमिनल से हेट ना करें, और हम उसे मौका देते हैं। आप देखते हैं कि पिक्चरों में, मूवीज में, जब किसी को जेल होता है तो वो जेल में चक्की जो पीस रहा होता है वो चक्की नहीं पीस रहा होता है, वो वहाँ पे उनसे अलग अलग तरह के काम करवाते हैं, मसाले बनवाते हैं, आटा पिसवाते हैं। मतलब जिस तरह का बंदा होता है उसको उस तरह का एजुकेशन लेवल उसके अंदर डेवलप करते हैं ताकि वो बाहर आके एक सम्मानित जीवन जी सके। चलिए तो स्टार्ट करते हैं प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1958। सो हिट द क्राइम बट नॉट क्रिमिनल। तो भैया ऑब्जेक्टिव क्या था इसका, इसको बनाया क्यों गया? भाई ये इसलिए बनाया गया कि अगर किसी को पनिशमेंट मिलती है, कोई ऑफेंडर बन जाता है, ठीक है, तो उसको देखेगा कौन कि उनके साथ क्या हो रहा है, उन लोगों के साथ क्या हो रहा है, और उनको दूसरा मौका दिया जाए ना दिया जाए, ये सब कौन देखेगा? तो इसमें ही ये सारी चीज़ें डिफाइन की गई हैं। मतलब रिहैबिलिटेशन ऑफ ऑफेंडर, मतलब जहाँ रिहैबिलिटेशन, मतलब जो रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाया गया ऑफेंडर्स के लिए, उसकी वो कैसे खुलेगा, क्या कब खुलेगा, उसमें क्या फैसिलिटीज़ होंगी और क्या क्या चीज़ें होंगी। तो रिहैबिलिटेशन सेंटर जो ऑफेंडर्स का होता है, नंबर 1 उसका ऑब्जेक्टिव था कि जो रिहैबिलिटेशन सेंटर है ऑफेंडर्स का, उनमें सारी फैसिलिटीज़ हों, वो किस तरह का होगा, कितना क्या क्या उसके अंदर होंगे, मतलब कैदी कहाँ रहेंगे, क्या रहेगा, वो सारे सब चीज़ें देखने का। तो ये रिहैबिलिटेशन हो गया। मतलब रिहैबिलिटेट करना मतलब उन्हें, और क्या क्या, मतलब ट्रीटमेंट किस तरह से दिया जाएगा। मतलब जैसे आपने सुना होगा ड्रग्स रिहैबिलिटेशन सेंटर, तो वहाँ ड्रग्स रिहैबिलिटेशन सेंटर में क्या होता है, वहाँ ट्रीटमेंट दिया जाता है, उन्हें रखा जाता है, दवाइयाँ दी जाती हैं। उसी तरह यहाँ पे रिहैबिलिटेशन ऑफ ऑफेंडर हो रहा है। यहाँ पे जो उनकी बुरी आदतें हैं, जहाँ ऐसा सेंटर जहाँ पे उनकी बुरी आदतें छुड़ाई जाती है, तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। तो इसको रिहैबिलिटेशन ऑफ ऑफेंडर कहते हैं। उसके बाद एक ऑब्जेक्टिव ये हुआ। दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव था कि रिफॉर्म द ऑफेंडर। रिफॉर्म मतलब रिफॉर्म करना, जैसे सुनने से ही लग रहा है रिफॉर्म। अरे भाई, जिसने गलती कर दी है एक बार, कोई चोरी कर दी या कुछ कर दिया, तो जिंदगी भर के लिए क्रिमिनल थोड़ी बन गया। तो उसको रिफॉर्म, उसे मौका देना, अपॉर्चुनिटी देना। रिफॉर्म द ऑफेंडर एंड गिव द अपॉर्चुनिटी। उसको अपॉर्चुनिटी देना, उसको वहाँ ऐसे ऐसे काम सिखाना ताकि वो अपने आप को रिकवर करे और बाहर सम्मानित तरीके से जिए। तो वहाँ पे आजकल स्किल्स सिखाई जाती हैं जेल के अंदर, जिससे कि बंदा बाहर आके भी उन स्किल्स को यूज़ करके कमा के पैसे कमा सकता है। तो दूसरा ऑब्जेक्टिव था कि रिफॉर्म द ऑफेंडर। और तीसरा इसका सबसे जो ऑब्जेक्टिव था, ठीक है, प्रिवेंट ऑफेंडर टू बिकम क्रिमिनल। आप बोलोगे भाई क्रिमिनल है तभी तो जेल में जाके रह रहा है। नहीं दादा, ऐसा नहीं है। वो क्रिमिनल, उसने क्राइम किया है लेकिन अभी वो पूरी तरह से क्रिमिनल नहीं बना है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, किसी ने जेब काटी, किसी ने कोई छोटा सा ऑफेंस किया, और अब वो जेल में जाएगा और वहाँ पे उसको ऐसे लोग मिलेंगे जहाँ पे जिन्होंने बड़े बड़े क्राइम कर रखे होंगे। अब उनकी संगत में रहेगा, वो तो और बड़ा क्रिमिनल बन जाएगा, है ना। तो ये क्रिमिनल्स को रखने की तो एक ही जगह है। तो यहाँ पे प्रिवेंट करना था ऑफेंडर को जो बिकम अ क्रिमिनल। ऑफेंडर को, जिसने ऑफेंस किया है, उसको क्रिमिनल बनने से रोकना है कि मतलब वो और ऊपर दर्जे का ऑफेंडर, मतलब क्रिमिनल ना बन जाए और
वो चीज़ें वहाँ सीखे, लर्न करें, गंदी संगतों में ना रहे और वो एक मानव बन के बाहर निकले। ठीक है, तो प्रिवेंशन करना होता है कि वो क्रिमिनल ना बने। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो 3 चीज़ें बता दी मैंने। पहला चीज़ मैंने बताया कि रिहेबिलिटेशन ऑफ ऑफेंडर, पहला रिहेबिलिटेशन करना उनका, दूसरा रिफॉर्म करना ऑफेंडर्स को, और दूसरा प्रिवेंशन करना ऑफेंडर का टू बिकम अ क्रिमिनल, वो क्रिमिनल ना बने। ये हो गया। तो ये तो ऑब्जेक्टिव था। अब कोर्ट के पास पावर क्या होती है कि वो कैसे ऑफेंडर्स को रिलीज कर सकता है, क्या क्या वो है, उनके पावर्स क्या क्या है। तो देखो है तो ये 19, मैं आपको जो ज़्यादा से ज़्यादा है वो बता देता हूँ। तो पहला ये बोलता है भाई, सॉरी सेक्शन 3 से हम इसको स्टार्ट करेंगे। सेक्शन 3 ये बोलता है रिलीज ऑफेंडर ऑन द बेसिस ऑफ एडमोनिस्ट्रेशन, ADMONISTION, एडमोनिस्ट्रेशन। अब ये एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है भाई? एडमिनिस्ट्रेशन मतलब होता है जिसने स्मॉल मिस्टेक, मतलब छोटी सी गलतियां करी हैं, उसके लिए वो जेल में है, तो ऐसे बंदे को छोड़ दिया जाए। रिलीज ऑफ ऑफेंडर ऑन द बेसिस ऑफ एडमिशन, मतलब जिसने छोटी गलतियां करी हैं। तो अब छोटी गलतियां करी हैं, जेब काटी है या कुछ छोटे छोटे क्राइम्स किए हैं, अब उसके लिए बेस क्या होगा छोड़ने के लिए? तो सबसे पहले नेचर ऑफ क्राइम, मतलब किस तरह का उसने क्राइम किया है। एक तो ये चीज़ हो गई। सर्कमटेंसेस, तब वहाँ पे सर्कमटेंसेस क्या थे जब उसने वो क्राइम किया। पहले तो नेचर क्या है क्राइम का, सर्कमटेंसेस क्या है, मतलब जो उसने क्राइम किया तो कैसे सर्कमटेंसेस थे। नेचर ऑफ ऑफेंडर, अब नेचर जो व्यवहार क्या है ऑफेंडर का। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें। और उसने प्रीवियम कन्विक्टेशन, कि उसने पहले तो कोई इस तरह का क्राइम नहीं किया। अगर ये 3 चीज़ों को वो मैच आता है कि उसने ऐसी चीज़ें हैं कि सर्कमटेंस पता कर लिया, नेचर पता कर लिया और उसका आचरण सही है, तो उसको छोड़ा जा सकता है। ठीक है, रिलीज ऑफ ऑफेंडर। अब आ जाता है रिलीज ऑन द बेसिस ऑफ गुड कंडक्ट। अब भाई अगर उसका व्यवहार सही है तो उसे छोड़ा जा सकता है। तो इसमें भी वही चीज़ चेक की जाएगी। नेचर ऑफ क्राइम, नेचर क्या है। अब उसमें उसको डेथ पेनल्टी या फिर उसको लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट नहीं मिली होनी चाहिए। अगर ये 2 कंडीशन नहीं है, डेथ पेनल्टी नहीं मिली और लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट, तो उसको छोड़ा जा सकता है। तो रिलीज ऑफ गुड कंडक्ट, रिलीज किया जा सकता है गुड कंडक्ट पे। तो पहला कंडीशन क्या होगा भाई, वही नेचर, मतलब उसका पर्सन का खुद का नेचर ऑफ क्राइम और सर्कमटेंसेस, किस सर्कमटेंसेस में किया, और रिपोर्ट गिवन बाय, कि जब मैंने बोला ऑन द बेसिस ऑफ गुड कंडक्ट, जब गुड कंडक्ट की बात हो रही है तो रिपोर्ट भी दी जाएगी। पता कैसे चलेगा कि इसका गुड कंडक्ट है या नहीं है? तो रिपोर्ट बाय प्रोबेशनरी ऑफिसर। ठीक है, ये हो गया आपका सेक्शन 4 के अंदर कि किस तरह रिलीज कर सकते हैं। सेक्शन 5 के अंदर हम डिस्कस करेंगे कंपनसेशन ऑर्डर। कोर्ट एक कंपनसेशन ऑर्डर दे सकता है, बोलता है कि भाई तुमको छोड़ा जाएगा लेकिन ये कंपनसेशन देना पड़ेगा। अब कंपनसेशन ऑर्डर में क्या हो सकता है? कंपनसेशन 2 तरह का हो सकता है। कंपनसेशन हो सकता है कोर्ट की प्रोसीडिंग में जो खर्चा है एक, और कंपनसेशन हो सकता है इस तरह का, जो मान लो तुमने किसी को गाड़ी से ठोक दिया, उसका पैर टूट गया, तो कोर्ट ने बोला भाई इसको इतना कंपनसेशन दो और हम तुमको छोड़ देंगे। ठीक है, तो कंपनसेशन देके आप छूट सकते हो एक तो, या फिर कोर्ट ने बोला कि भाई कोर्ट की प्रोसीडिंग में इतना खर्चा है, आप इतना पैसा दो और छोड़ दो। ठीक है, तो ये हो गया सेक्शन 5। अब सेक्शन 6 क्या कहता है? सेक्शन 6 कहता है रिस्ट्रिक्शन। अगर उस कोर्ट ने जो कहा था कि उसका सर्कमस्टेंसेस देखो, प्रोबेशन ऑफिसर का रिपोर्ट देखो, और नेचर ऑफ क्राइम का नेचर देखो, ये सब देखो। ठीक है, और अगर वो उन सब चीज़ों को फुलफिल नहीं करता है, ठीक है, उन चीज़ों को वो फुलफिल नहीं कर पा रहा है, ठीक है, वो सारी चीज़ें फुलफिल नहीं हो रही हैं सारी चीज़ें, तो भाई क्या होगा? जब वो फुलफिल ही नहीं हो रही हैं सारी चीज़ें, तो रिस्ट्रिक्शन लग जाएगा प्रोबेशन पे, प्रोबेशन नहीं होगा, छूटेगा नहीं। ठीक है, ये आपका 6 हो गया। 7वें में है वेरिएशन इन कंडीशन ऑफ प्रोबेशन। ठीक है, तो कोर्ट क्या कर सकता है? कोर्ट ही कर सकता है कि अपने आप से वेरिएशन लिया है, जो कंडीशन है छोड़ने की, उसमें चेंजेस लिया है। ठीक है, एक तो ये हो गया 7वां। 8वां होता है फेल, कंडीशन ऑफ प्रोबेशन फेल। कंडीशन ऑफ मतलब जो ऑफेंडर है वो फेल हो जाए जो परमिशंस दी गई थी उसको रिलीज करने की। मतलब कोर्ट ने छोड़ भी दिया, वो बाहर जाके रहने भी लगा, लेकिन कोर्ट ने बोला स्टेट से बाहर मत जाना, ये मत करना, वो मत करना, जो एक पूरा स्टेटमेंट निकाला था, अब वो उस स्टेटमेंट को उसने फेल कर दिया। ठीक है, उसने वो सारे काम करे जो कोर्ट ने मना किया था, तो ये जाएगा कंडीशन ऑफ प्रोबेशन टू फेल, सेक्शन 9। अब सेक्शन 10 के अंदर क्या है? ठीक है, सेक्शन 10 के अंदर है
रिवीजन अपील, रिवीजन अब हमने पढ़ा था और अपील हमने पढ़ा था सीआरपीसी के अंदर, तो वही रिवीजन है यहाँ भी और ये वो भी वहाँ पे अपील है। अब रिवीजन किस तरह का कि अब तुमने तो कहते फेल हो गया, अब जब बंदा फेल हो गया सेक्शन 9 के अंदर, ठीक है, कि उसने वो सारी चीज़ें नहीं करी जो कोर्ट ने कहा था और उसको ब्रेक कर दिया उसने, तो कोर्ट क्या करेगा, उसको सम्मन भेजेगा या अरेस्ट वारंट भेजेगा। जब सम्मन और अरेस्ट वारंट आएगा तो फिर वो क्या करेगा, फिर से कोर्ट में जाएगा, अपील करेगा, नहीं जी मैंने जानबूझ के नहीं किया, मैंने ऐसा नहीं किया, वो नहीं किया, अपील और रिव्यू के लिए जाएगा। तो अपील हो गया आपका सेक्शन 10, रिव्यू आपका हो गया 11, ठीक है, 10 और 11 अपील और रिव्यू होते हैं। फिर अब बात करते हैं सेक्शन 13 में, 12 को भी छोड़ दो। 13 में होता है प्रोबेशन ऑफिसर, प्रोबेशन ऑफिसर, ठीक है। अब ये प्रोबेशन ऑफिसर क्या होता है, प्रोबेशन ऑफिसर होता है आपका वो व्यक्ति जो स्टेट गवर्नमेंट ने रखा है। एक तो प्रोबेशन ऑफिसर स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है, दूसरा प्रोबेशन ऑफिसर हो सकता है किसी भी रजिस्टर्ड सोसाइटी, मतलब जो रजिस्टर्ड सोसाइटी होता है उसका मेंबर हो सकता है, जो गवर्नमेंट का रजिस्टर्ड हो सोसाइटी वो हो सकता है। तीसरा कोई भी पर्सन जो गवर्नमेंट सोचती है, सॉरी जो कोर्ट सोचता है कि ये एलिजिबल है, वो प्रोबेशन ऑफिसर हो सकता है, ठीक है। 14 में बताई गई प्रोबेशन ऑफिसर की ड्यूटीज़ क्या है, ठीक है। 15 में उसको बताया गया कि प्रोबेशन ऑफिसर्स को जो होना चाहिए वो एक पब्लिक सर्वेंट होना चाहिए, ठीक है। और 16 में बताया गया प्रोबेशन ऑफिसर्स की मतलब प्रोटेक्शन मिलती है, भाई अब वो कुछ भी जो काम कर रहा है मतलब उसमें रिपोर्ट दे रहा है, उसके कोई खतरा ना हो उस चीज़ के लिए उसको प्रोटेक्शन मिलता है। 17 में बताया गया क्या था, भूल गया, हाँ 17 में था कि स्टेट गवर्नमेंट कानून बना सकती है, चेंजेस कर सकती है इन सब चीज़ों में, ठीक है, ये जो प्रोबेशन एक्ट है, लेकिन उसके लिए उसे सेंट्रल गवर्नमेंट से भी परमिशन लेना पड़ेगा तभी कर सकती है। 18 नो अपील, कोई अपील नहीं, ठीक है। तो और एक 19 और है, मैंने आपको 12 नहीं बताया, 19 नहीं, मैंने आपको देख लेना क्योंकि मैं भी खुद भूल गया हूँ, ऐसा होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको एकदम बता दिया, अगर आप छोटे से इसको रिव्यू करना चाहें तो प्रोबेशन ऑफ डिफेंडर एक्ट 1958 ये बोलता है कि ये बोलता है कि किस तरह से एक ऑफेंडर को छोड़ा जाता है कोर्ट के द्वारा ऑन द बेसिस ऑफ गुड कंडक्ट, ठीक है। वो सारी चीज़ें 1958 में बताई गई हैं। बताया गया हिट द क्राइम बट नॉट क्रिमिनल। दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका ऑब्जेक्टिव था कि रिहेबिलिटेशन सेंटर्स को खोलना ऑफेंडर्स के लिए, ठीक है, रिहेबिलिटेशन ऑफ ऑफेंडर्स, सेंटर नहीं मतलब उनका रिहेबिलिटेशन करना, उनका जहाँ उनका ट्रीटमेंट होता है ये। दूसरा रिफॉर्म द डिफेंडर, रिफॉर्म करना उनको, ठीक है। और तीसरा था भूल गया, नहीं भूला नहीं हूँ, देख लेता हूँ। तीसरा था प्रिवेंट ऑफेंडर फ्रॉम बिकम क्रिमिनल, वो क्रिमिनल ना बने। फिर ये इसके बाद आ जाती है कोर्ट की ड्यूटीज़। कोर्ट की ड्यूटीज़ मैंने आपको बताया सेक्शन 3 से, रिलीज ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ अम्बिशन, अगर उसने कोई छोटे क्राइम्स किए तो उसको रिलीज़ कर दो। सेक्शन 4 में बताया रिलीज ऑन गुड कंडक्ट कर दो। 5वें में बताया कंपनसेशन ऑर्डर देके कर सकते हैं। 6ठे में बताया रिस्ट्रिक्शंस, अगर वो उसको फुलफिल नहीं करता है तो वो नहीं होगी। 7वें में बताया कंडीशन ऑफ जो कंडीशन है प्रोबेशन की वो चेंज की जा सकती हैं। 8वें में बताया नहीं बताया था, 8वां नहीं बताया था, हाँ। फिर 9वां बताया था उनकी कंडीशन ऑफ प्रोबेशन चेंज की जा सकती है। 10वां बताया था रिवीजन। 11वां अपील। 12वां नहीं बताया था। 13वां बताया था प्रोबेशन ऑफिसर। फिर प्रोबेशन ऑफिसर की कौन अपॉइंट कर सकता है, प्रोबेशन ऑफिसर की ड्यूटी, ये सब। थैंक यू।